गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और वीडियोस को खूब अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं विशाखा जायसवाल आप सभी का पाथवे इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो बेटा आज जो आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजीज़ की सीरीज़ चल रही थी, हम उसी के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड जितने भी जो क्वेरीज़ होते हैं, जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हम लोगों ने उस चीज़ को डिस्कस किया था। ये आपका लास्ट टॉपिक नहीं है डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड, अभी हमें और भी बहुत ढेर सारे टॉपिक डिस्कस करने हैं, क्योंकि अभी हमको बताना है डीएनए पॉलीमरेज़ फर्स्ट और थर्ड का जो रोल है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो अभी बचा हुआ है। तो जस्ट इस वीडियो के बाद आपका वही डलेगा, ठीक है? आप लोगों को थ्योरेटिकली तो समझाया जाता है, बट मैं आपको फिगर के थ्रू समझाऊँगी कि दोनों के रोल क्या हैं, ताकि आप रिटन एग्ज़ाम में भी अच्छा कर पाएँ और आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी समझ पाएँ। क्योंकि आप अगर देखोगे तो उसमें सीएसआईआर और गेट और बाकी सारे एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में भी काफ़ी रोल पे ज़्यादा क्वेश्चंस फोकस हुआ है, तो हम लोग उसकी बात भी बाद में करेंगे, ठीक? आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है डीएनए पॉलीमरेज़ और आरएनए पॉलीमरेज़ के बीच में डिफरेंसेस प्लस सिमिलरिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिमिलरिटीज़ की बात करते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज़ और आरएनए पॉलीमरेज़ जो एंजाइम्स हैं, है ना? कैसे पहचाना हम लोगों ने ये एंजाइम है? तो हम लोगों को पता है कि लास्ट में क्या लिखा रहता है एज़, तो इसकी मदद से हमें ये समझ आ जाता है कि ये एक एंजाइम है। दूसरी बात कि हमें ये समझना है कि डीएनए पॉलीमरेज़ और आरएनए पॉलीमरेज़ में क्या सिमिलरिटीज़ है। तो सबसे पहले हम सिमिलरिटी में देखेंगे कि दोनों ही टेम्पलेट डिपेंडेंट एंजाइम्स हैं, राइट? दोनों की ही टेम्पलेट की बात करते हैं, दोनों ही टेम्पलेट डिपेंडेंट एंजाइम्स हैं। ये इनकी एक खास बात है, ये इनकी एक सिमिलरिटीज़ है। बट डिफरेंसेस की बात करें तो आपको काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिल जाएँगे। जैसे इस चीज़ को सबसे पहले समझने के लिए हम आपको थोड़ा-सा एंजाइम के बारे में बता देते हैं, ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि बार-बार डीएनए पॉलीमरेज़, आरएनए पॉलीमरेज़ आता है, तो आपको एंजाइम के बारे में थोड़ी-सी नॉलेज होनी चाहिए। हम आपको पूरा एंजाइम नहीं पढ़ा रहे हैं, बट थोड़ी-सी नॉलेज दे रहे हैं, जितना आपको यहाँ पर समझ आ जाए। अब हम बात करते हैं, आपको लग रहा होगा कि हमने यहाँ एंजाइम बनाया और सबस्ट्रेट बनाया है, राइट? आपको जो दिख रहा है और बीच में मैंने ऑरेंज कलर का कुछ बनाया हुआ है, वो क्या है? तो हम बात करते हैं एंजाइम। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन और कैप है, राइट? ये आपका कैप जो है वो आपके लिए एक्ट करता है सबस्ट्रेट की तरह, और ये पेन जो कि लार्ज है साइज में, और अगर ये आपका एक्ट करता है एंजाइम की तरह। अब ये पेन जो है ये एंजाइम है, लार्ज भी है, और ये जो है सबस्ट्रेट है और ये स्मॉल भी है। और ये एक जगह है जहां पर ये जाकर के सब्जेक्ट क्या करता है, बाइंड करता है। ठीक है, ये जो जगह है उस जगह को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। ठीक है, तो ये एक्टिव साइट जो है जहां से ये सबस्ट्रेट बाइंड करता है, ये हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन आप कहोगे कि मैम ये तो बैक साइड भी ऐसे यहाँ पर जाकर के बाइंडिंग हो सकती है। बेटा, नॉर्मल सबस्ट्रेट हमेशा एक्टिव साइट पे आकर के बाइंड करता है, बट अगर यहाँ से एक एंजाइम में एक से ज्यादा अगर एक एंजाइम में एक से ज्यादा कोई बाइंडिंग साइट अवेलेबल है, तो इसका ये मतलब होता है कि ये एक्टिव साइट नहीं है। एक्टिव साइट तो यही है जहां पर नॉर्मली सबस्ट्रेट आके बाइंड कर रहा है। ये कौन सी साइट है जहां पर ये बाइंड कर रहा है, ये कहलाती है एलोस्टेरिक साइट, मोर देन एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट के अलावा कोई जगह थी जहां पर ये सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता था, तो उसको आप कहते हो एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, ये हम एंजाइम में आपको डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात, हर एक एंजाइम की अपने सबस्ट्रेट से जो बॉन्डिंग होती है वो नॉन कोवैलेंट बॉन्ड होता है। नॉन कोवैलेंट बॉन्ड मतलब वीक बॉन्ड, ताकि ये आप खोल सके और बंद कर सके। तो आपको ये चीजें याद करने में बहुत आसानी हुआ होगा, होपफुली आपको ये काम आएगा और बहुत आराम से इस चीज को आप मेमोराइज कर सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड है, क्योंकि ये हट जा रहा है, खुल जा रहा है, बंद हो जा रहा है, इसलिए नॉन कोवैलेंट बॉन्ड है। तो चलते हैं, अब हम आगे बात करते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, हम एंजाइम के बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल हम आते हैं यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज की। सबसे पहला डिफरेंसेस अगर हम बात करें तो इनके फुल फॉर्म में ही नजर आता है। अगर हमने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था तो हमने कहा था डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को आप क्या कहते हो, रेप्लिकेशन कहते हो। तो रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो है डीएनए पॉलीमरेज, और ये डीएनए पॉलीमरेज अगर बात की जाए तो सेल साइकिल के जीवन फेज में बनता है। ठीक है, और रेप्लिकेशन जो होता है वो आपका कहाँ पर होता है, एस फेज में होता है। इसके बारे में भी हमने आपको कई बार बताया है। ठीक है, आप चाहें तो पीछे के वीडियोस भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसका फुल फॉर्म क्या है, डीएनए यहाँ पर किस पर डिपेंडेंट है, डीएनए पर ही डिपेंडेंट है। इसलिए इस एंजाइम का दूसरा जो नेम है, जो ज्यादातर एंट्रेंसेस में पूछे जाते हैं, वो है आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज की। आरएनए पॉलीमरेज किस लिए हम यूज करते हैं, जब डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। ठीक है, जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, उस प्रोसेस को आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हो, उस चीज के लिए आप क्या यूज करते हो, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करते हो।
बट जो आपका सेकंड डिफरेंसेस आप यहाँ पर समझ सकते हो, ये आपका दूसरा नाम क्या है इस आरएनए पॉलीमरेज का? आप मुझे बताइए यहाँ एमआरएनए किस पे डिपेंड है? इस डीएनए पर। तो आप इसको क्या कहोगे? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो आप यहाँ देख रहे हो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का नाम क्या है बताइए? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन अगर आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो वहां पर हमने नाम क्या लिखेंगे? आरएनए डीएनए पर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर हो जाएगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो होपफुली आपको आराम भी रहेगा, इसमें याद करने की कोई बहुत जरूरत नहीं है, उसी में पता चल रहा है ये चीजें। अब हम यहाँ बात करते हैं ये एंजाइम जो है वो क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। तो एंजाइम में तो सबस्ट्रेट तो कोई होगा, अभी अभी हम लोगों ने बात किया था। तो डीएनए पॉलीमरेज के सबस्ट्रेट होते हैं आपके डीएनटीपीज। मैंने आपको बताया था कि डीएनए की जब भी बात करेंगे तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की बात करेंगे। ये इसके लिए क्या एक्ट करता है? सबस्ट्रेट की तरह। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे डीसीटीपी, डीजीटीपी, जब भी डी की बात करते हैं, डी लग जाता है तो आप समझोगे डीऑक्सी मतलब डीएनए के लिए है। अगर यही हम आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए पॉलीमरेज के लिए सबस्ट्रेट जो होता है वो एनटीपीज होता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। जैसे एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, ये सभी क्या है? आपके आपके आरएनए पॉलीमरेज के सबस्ट्रेट है। ठीक है बेटा, होपफुली आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, दूसरी अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर आते हैं डीएनए पॉलीमरेज, जिसके पास क्या है? तीनों एक्टिविटी होती है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज में फर्स्ट होता है और थर्ड भी स्पेशली काम करता है। फर्स्ट के पास तो तीनों एक्टिविटी, भले ही थर्ड के पास दो एक्टिविटी है। फर्स्ट के पास क्या थी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, जिसके थ्रू वो गैप को फिल कर पा रहा था, राइट। और 5 प्राइम टू 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जिसको हम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के नेम से जानते हैं, जिसके थ्रू कोई भी मिस्टेक उसको हटाया जा सकता है। अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जिसको हम प्राइमर को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आरएनए पॉलीमरेज की वही बात करेंगे तो उसके पास सिर्फ दो ही एक्टिविटी होती है। तो आपसे पूछा जाता है किसी भी एंट्रेंसेस में कि कौन सी एक्टिविटी आरएनए पॉलीमरेज में एब्सेंट होती है, तो आप क्या बताएंगे? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी एब्सेंट होती है। मतलब यहाँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी प्रेजेंट है और कौन सी? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट है। बट एब्सेंट क्या है आपके लिए? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब हम नेक्स्ट डिफरेंसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या नजर आएगा? हमको जो डीएनए पॉलीमरेज है वो कहता है कि हमें आप 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ अगर आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 प्राइम पर क्या नजर आ रहा है? एच। और अगर आरएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो 3 और 2 दोनों पे ही OH OH नजर आ रहा है, राइट। तो 3 प्राइम पर आपको क्या नजर आता है? हमेशा याद रखिएगा OH, और 5 प्राइम पे हमेशा आपको फॉस्फेट नजर आता है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे चल के आपसे क्या अटैच होगा? फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता जाता है। अब यहाँ पर जो फॉस्फेट होता है 5 प्राइम पर, 3 प्राइम पर आपको OH होता है, ये आपको क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत से बच्चों को लगता है ये प्राइम क्या होता है ना, क्योंकि आप हमेशा पढ़ते हो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। प्राइम हमेशा दिखाता है कि नंबर ऑफ कार्बन, है ना, नंबर ऑफ कार्बन। मतलब अगर आप 5 कार्बन बोल रहे हैं चाहे आप 5 प्राइम बोलिए, बात तो एक ही है। ये भी हमने आपको डिटेल में बताया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो कहता है 3 प्राइम पर अगर हमें OH ग्रुप दे दोगे तो हम गैप को, न्यूक्लियोटाइड को फटाफट यहाँ पर क्या कर देंगे? भर देंगे अपनी किस एक्टिविटी का यूज करके? 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी का यूज करके, ठीक है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज को आपका 3 प्राइम OH की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरी बात आती है हेलिकेज की, ठीक है। अगर हम हेलिकेज एंजाइम की बात करें तो हेलिकेज के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। जब भी डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं तो आप पेरेंट स्टैंड से क्या बनाते हैं? डॉटर स्टैंड बनाते हैं, ठीक है। ये तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि पेरेंट स्टैंड से आपको क्या बनाना होता है? डॉटर स्टैंड बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका पेरेंट स्टैंड है, ठीक है, ये आपकी पेरेंट स्टैंड है, और रेप्लिकेशन में दोबारा से क्या बन जा रहा है? आपकी डॉटर स्टैंड बन जा रही है, राइट। इसीलिए अमाउंट क्या हो जाता है? 2n4c हो जाता है, ठीक है, बताया था मैंने आपको। तो ये डॉटर स्टैंड है। पर ये डॉटर स्टैंड होने के लिए आपको डीएनए को क्या करना पड़ेगा? पहले ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ओपन करने के लिए, मतलब रेप्लिकेशन फॉर्क क्रिएट करने के लिए या बबल क्रिएट करने के लिए कौन आता है? यहाँ एक एंजाइम आता है जिसको आप क्या कहते हो? हेलिकेज। ये हेलिकेज की मदद से क्या हो जाता है? ओपनिंग होती है, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होता है। अब इसके बाद एक एंजाइम और एक और आता है जिसको आप सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन के नाम से जानते हो, ठीक है। तो हेलिकेज का क्या काम है? रेप्लिकेशन फॉर्क, मतलब दोनों स्टैंड को, पेरेंट डीएनए को खोल देना। जब ये खुलेगा तभी आपका डॉटर स्टैंड की क्या होगी? सिंथेसिस होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, जब भी हम आरएनए पॉलीमरेज की बात करेंगे तो उसको हेलिकेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। 8 अगर 6 जो डिफरेंसेस है उसकी हम बात करें तो ये क्या करता है? ऐड कर सकता है आपका ये ऐड करता है, आप बोल रहे हो ना, गैप को फिल करता है डीएनए पॉलीमरेज। तो 800 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड ये गैप को क्या कर सकता है? या न्यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन यहाँ पर अगर आरएनए पॉलीमरेज के केस में देखेंगे आप
तो आरएनए पॉलीमरेज़ के केस में आपको क्या नज़र आएगा कि ये सिर्फ़ कितना ऐड कर सकता है, 20 टू 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड ही ऐड कर सकता है। डीएनए पॉलीमरेज़ एज़ अ कंपैरेटिव टू आरएनए पॉलीमरेज़ फास्ट काम करता है, ठीक है? क्योंकि इसके पास एक्टिविटी भी ज़्यादा है और फास्ट ये वर्क भी करता है और एरर रेट भी इसकी काफ़ी अच्छी देखी जाती है, ठीक है? तो ये आपका डिफरेंसेस था डीएनए पॉलीमरेज़ और आरएनए पॉलीमरेज़ पे। होपफुली आपको समझ भी आया होगा और आपके रिटन एग्ज़ाम और एंट्रेंसेस के एग्ज़ाम दोनों में ही आपके लिए यूज़फुल होगा। तो आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हुई हो तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। और बायोटेक्नोलॉजी की कोई अच्छी-सी सीरीज़ आने वाली है जो पाथवे इंस्टीट्यूट आप सबके लिए लेकर आने वाला है, स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी के बच्चों के लिए भी, क्योंकि वो सभी बहुत परेशान रहते हैं, तो उनकी ये चीज़ें थी, डिमांड थी कि कुछ ऐसा सीरीज़ लाया जाए जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए स्पेशली हो। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको उस सीरीज़ को लाएँ। तो आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है जो आपको जल्द ही आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो आप लोग इस चीज़ को पढ़िएगा और खूब अच्छे से इसको लिखिएगा, रिटन एग्ज़ाम में भी बहुत काम आने वाला है आपके। तो देखिएगा जो हम जहाँ पर भी आपको दिक्कत नज़र आएगी तो आप हमें कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।